कक्षा 11 जीव विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिसिएट, इसको शॉर्ट में डीपीडी कहते हैं। आप लोग जान लीजिए कि डीपीडी क्या है। विसरण दाब न्यूनता को डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट कहते हैं, इसको डीपीडी कहते हैं शॉर्ट में। डी से डिफ्यूजन, पी से प्रेशर, डिफिशिएट में डी से डिफिशिएट हो गया। तो हम लोग आज दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण और विसरण दाब न्यूनता। देखिए हमारा मेन टॉपिक जो है वो है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। मेन टॉपिक जो मुख्य टॉपिक है, अब उससे लगा हुआ जो टॉपिक है वो विसरण दाब न्यूनता है। और विसरण दाब न्यूनता जब तक बताएंगे नहीं तब तक मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण की क्रिया विधि आपको समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पराशरण। इससे पहले हम लोग पराशरण पढ़े हैं, पराशरण पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं पराशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना ही पराशरण कहलाता है। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पराशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन होता है। इसके बाद हम लोग आज विसरण दाब न्यूनता की भी बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट का, ये मान लीजिए कोशिका है। कोशिका में मैं आपको बताया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। तो कोशिका द्रव्य में विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पराशरण की बात होनी चाहिए। हम लोग पिछले क्लास में पराशरण की बात पढ़े हैं। पराशरण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना, यह कहलाता है पराशरण। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, फिर से हम क्लियर कर देते हैं। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलेय विलायक एक दूसरे की तरफ गति कर सकते हैं, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। जबकि पराशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन होता है। यानी विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं विसरण पराशरण। तो दोनों चीजों को मैंने क्लियर कर दिया कि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, वहां उसकी आवश्यकता नहीं होती है। पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग पराशरण विसरण सब पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और आज भी मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर जो विसरण दाब न्यूनता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट एक ऐसी प्रक्रिया है, किसी भी कोशिका, ये सेल है, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा। कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा तो कोशिका के अंदर जल प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है। अब आप जानते हैं जल जब प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो पतला हो जाता है। तो एक चीज यह क्लियर हुआ कि जब जिस कोशिका में जल प्रवेश किया उसका डीपीडी घट गया। यानी जिस कोशिका का रस गाढ़ा है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा है, जिस कोशिका का द्रव्य गाढ़ा है, उसका विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी अधिक है। जब उसमें जल प्रवेश कर जाता है तो उसका डीपीडी घट जाता है।
तो एक चीज यह ध्यान आपको रखना है, जल सदैव कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर चलता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिखना चाहेंगे कि जल की गति जो होती है, जल की गति कम डीपीडी से, जल की गति कम डीपीडी से अधिक, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। जल की गति कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। आप जानते हैं कि जल जब प्रवेश किया तो डीपीडी घट गया। इसकी पिछली क्लास में मैंने यह बताया था कि जल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमको जल की बात करेंगे तो यह है आपका मूल रोम, और ये है आपका कार्टेक्स कोशिका है, कार्टेक्स। ये आपका इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस, और इसके बाद ये आपका है जाइलम, और ये है आपका फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो एक चीज यहाँ हमको 2 टॉपिक पढ़ना था, विसरण दाब न्यूनता। तो विसरण दाब न्यूनता, जल किसी भी कोशिका के अंदर जल के प्रवेश करने की प्रक्रिया विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। मैंने अभी तुरंत जस्ट अभी मैंने बताया है कि जिस कोशिका में जल प्रवेश करता है उसका डीपीटी घट जाता है, और जिस कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है उसका डीपीटी अधिक होता है। तो यहाँ पर मूल रोमों द्वारा जो केसीय जल है, यहाँ पर केसीय जल है, मूल रोमों द्वारा जो केसी जल है, पौधे केसी जल को ग्रहण करते हैं, पौधे केसी जल को ग्रहण करते हैं, न कि ग्रेविटेशनल वाटर को, यानी गुरुत्वीय जल को पौधे नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है। पौधे 2 मिट्टी के कणों के बीच, सॉइल पार्टिकल के बीच जो नलियां होती हैं, जो केशिकाएं होती हैं, जो कैपिलरियां होती हैं, उनके बीच जो जल पाया जाता है उसको केसीय जल कहते हैं। तो पौधे केसी जल को ग्रहण करते हैं, न कि गुरुत्वीय जल को, क्योंकि गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है और उसका जो सतह है, जो लेवल है, वह बहुत नीचे होता है, इसलिए पौधे उस जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यानी एकदम क्लियर हुआ कि पौधे सॉइल पार्टिकल के बीच जो नलियां हैं उसमें मौजूद जल को एक्सेप्ट करता है। तो पौधे केसी जल को ग्रहण करते हैं। तो मूल रोमों द्वारा पराशरण के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा यहाँ पर पराशरण के द्वारा जल मिट्टी से, यानी केसीय जल जो है वह मूल रोमों के द्वारा, जो केसीय जल है वो मूल रोम केसी जल को पराशरण के द्वारा जब अवशोषित करता है, मूल रोम जल को जब अवशोषित करता है, ध्यान समझिए, मूल रोम जब जल को अवशोषित करता है तो पहले पराशरण की क्रिया होती है। केसीय जल सॉइल पार्टिकल के बीच पाए जाने वाला जो जल है उसको पराशरण की क्रिया के द्वारा मूल रोमों में जल प्रवेश करता है, और यह जल मूल रोमों के द्वारा मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद यह कार्टेक्स कोशिका में जल प्रवेश करता है, कार्टेक्स कोशिका में जल प्रवेश करता है। अब आप जानते हैं कि जल जैसे ही कार्टेक्स कोशिका में प्रवेश करता है, ध्यान समझिएगा, जल जैसे ही कार्टेक्स कोशिका में प्रवेश करता है, वहां पर मौजूद जल जैसे ही कार्टेक्स कोशिका में प्रवेश करता है, वहां पर मौजूद जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वहां पर उसका जो सेल सैप है वो गाढ़ा है, और सेल सैप गाढ़ा होने के नाते उसका डीपीडी अधिक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट अधिक है। जैसे ही जल प्रवेश करता है, जैसे ही जल कोशिका में प्रवेश करता है तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है, सेल सैप गाढ़ा से पतला हो जाता है, और पतला होने के नाते उसका डीपीडी घट जाता है। तो आप जानते हैं कि जल सदैव कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पराशरण के द्वारा यह मूल रोमों में जल, केसीय जल मूल रोमों में गया है। जैसे ही केशिका में, जैसे ही ये कार्टेक्स कोशिका में जल प्रवेश करता है तो यहाँ का जो सेल सैप है वह पतला हो जाता है और डीपीडी घट जाता है, क्योंकि आगे की कोशिकाओं में अभी जल नहीं गया है। और जब आगे की कोशिकाओं में जल नहीं गया है
तो उसका डीपीडी जो अधिक है, तो आप जानते हैं कि इधर जब जल प्रवेश कर गया तो इधर के डीपीडी कम हो गया और इधर का डीपीडी अधिक है, तो जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। तो जल बाह्य कोशिका से कार्टेक्स कोशिकाओं से होता हुआ, जल बाह्य कोशिका से कार्टेक्स कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस तक जाता है। और आप जानते हैं कि जल सदैव कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाता है। तो कार्टेक्स कोशिका से बाह्य कोशिकी से यहाँ पर जल, जैसे ही जल इसमें प्रवेश किया उसका सेल सेट पतला हो गया, यानी डीपीडी घट गया। आगे की कोशिकाओं में सेल सेट गाढ़ा होने के नाते उसका डीपीडी अधिक है। जैसे ही वह आगे की कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो उसका डीपीडी घटता जाता है। तो क्रमशः जल केसीय जल जो है मूल रोम यानी बाह्य कोश की मूल रोमों से कार्टेक्स कोशिका से होते हुए यहां से जल एंडोडर्मिस के पास पहुंचता है। अब एंडोडर्मिस के बाद जल पहुंचने के बाद यहाँ पर जल लगातार इकट्ठा होता रहता है और लगातार जल इकट्ठा होता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जल इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आता है कि यहाँ ढेर सारा जल इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जाइलम की कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, क्योंकि जाइलम की कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, इसलिए जाइलम की कोशिकाओं में यह जल यहाँ पर इकट्ठा होते होते जाइलम की कोशिकाओं में उड़ेल दिया जाता है। यानी यहाँ से जल जाइलम कोशिका में यहाँ आ गया और जाइलम कोशिका में जब जल प्रवेश कर गया तो आप जानते हैं कि जाइलम में जब जल प्रवेश कर गया तो जाइलम में जब जल प्रवेश कर गया तो जाइलम अपने प्राप्त जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का ही काम यही है, जाइलम जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, ये जाइलम का काम है। और वही इसके साथ में जो फ्लोएम है, पत्तियों में बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है, पत्तियों में बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है पौधे के संपूर्ण भागों तक भेज देता है। तो आपने देखा कि मूल रोमों द्वारा जल कैसे अवशोषित हुआ। फिर से एक बार देखेंगे आप लोग, मूल रोमों द्वारा, हमारा मेन टॉपिक है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे हुआ? पौधे मूल रोमों द्वारा केसी जल को पराशरण क्रिया के द्वारा अवशोषित किया और पराशरण की क्रिया के बाद यहाँ से जल कार्टेक्स कोशिका में गया। तो आप जानते हैं जैसे ही जल कार्टेक्स कोशिका में प्रवेश किया, यहाँ जल कार्टेक्स कोशिका में जैसे ही प्रवेश किया, इसका जो है कोशिका द्रव्य गाढ़ा था, अब जल के प्रवेश करने से पतला हो गया, यानी इसका डीपीडी घट गया। आगे की कोशिकाओं में अभी जल प्रवेश नहीं किया है, इसका मतलब डीपीडी अधिक है। तो आप जानते हैं जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाता है। इसका मतलब बाह्य कोशिका से जो जल है वह अंतः कोशिका यानी एंडोडर्मिस के पास पहुंच गया। एंडोडर्मिस के पास यहाँ जल इकट्ठा होता रहता है और यहाँ जल इकट्ठा होते हुए यहाँ एक ढेर इकट्ठा जल का एक इकट्ठा ढेर इकट्ठा हो जाता है जल का और एक प्रकार का प्रेशर लगता है जो जाइलम कोशिकाओं में उड़ेल दिया जाता है और जाइलम कोशिकाएं जल एवं खनिज लवण को पौधे के संपूर्ण भाग में भेज देता है। इस तरह से ये मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि पूरी संपन्न होती है। तो हमारा आज का टॉपिक था मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि। तो अब अगली मुलाकात में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।